नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंडरस्टूड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं रेलवे के लिए ब्रह्मास्त्र मास्टर वीडियो। दोस्तों, अभी जो हाल ही में एस के झा सर के द्वारा जो स्टैटिक जीके का वॉल्यूम 3 लॉन्च की गई है, उसी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, कुल 100 प्रश्न होंगे जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आपके जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप इसकी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप इस वीडियो की PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न हमारा है, देखिए क्या कह रहा है कि गॉडविन एस्टीन K2 की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि गॉडविन एस्टीन K2 की ऊंचाई कितनी है। आपके पास ऑप्शन है 8,848 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 8,126 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 8,586 मीटर और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया 8,611 मीटर। तो दोस्तों, जो गॉडविन एस्टीन K2 है इसकी ऊंचाई कितनी है 8,611 मीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं 8,848 किसकी है, तो जो माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में पड़ती है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन है अंटार्कटिक, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया ओशिनिया। तो दोस्तों, जो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न दोस्तों हमारा है कि तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य था। ठीक है, तो दोस्तों, जो तेलंगाना राज्य बना है भारत का, ये कौन सा राज्य बना है 28वां, 30वां, 27वां और 29वां। तो दोस्तों, जो तेलंगाना है भारत का 29वां राज्य बना है। ठीक है, ये कब बना था, तो जो 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन चुका था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के सही तौर पर सम्मिलित है। ठीक है, तो कौन सा सम्मिलित है, देखिए पहला है शाहजहां जिसका ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, दूसरा है जहांगीर मुंशी, तीसरा है औरंगजेब मुंशी और चौथा है अकबर सर थॉमस राय। तो दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा औरंगजेब जो है ये मुंशी, ये दोनों जो है बिल्कुल सही सम्मिलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस पुस्तक का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देशों के इनके नामों के युग में दो पक्षीय प्रणाली किस्मी है। ठीक है, ऑप्शन है चीन और दक्षिण कोरिया, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका और भूटान, तीसरा ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों, जो द्विपक्षीय प्रणाली है ये किस में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में द्विपक्षीय प्रणाली लागू की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छठा प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है PC महालनोबिस मॉडल, दूसरा ऑप्शन है केशियन IS मॉडल, तीसरा हेराल्ड डोमर मॉडल और चौथा कौन सा हो गया गॉडगिल मॉडल। तो दोस्तों, जो भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो उसकी जो मॉडल कौन सा था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी, तो कौन सी हो जाएगी PC महालनोबिस के आधार पर थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश में से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एवं सर्विसेज स्कीमें द्वारा सहयोग किया गया था। आपके पास ऑप्शन है हस्तशिल्प, दूसरा ऑप्शन है हथकरघा, तीसरा ऑप्शन है चमड़े के सामान और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया रत्न और आभूषण। दोस्तों, इन चार ऑप्शन में जो हस्तशिल्प हो जाएगा, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में हस्तशिल्प से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एवं सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ट्रेकिया मानव शरीर के किस अंग किस तंत्र का भाग है। तो दोस्तों, जो ट्रेकिया होती है मानव शरीर किसका भाग है, ऑप्शन है हृदय तंत्र, दूसरा है श्वसन तंत्र, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन तंत्र और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया पाचन तंत्र। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शन में जो हमारा श्वसन तंत्र हो जाएगा ये ट्रेकिया से संबंधित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्लास्टिक का युद्ध निम्नलिखित ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुआ था। दोस्तों, आपको पता होगा प्लास्टिक का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ठीक है,
1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो ये प्लासी में हुआ था, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो कह रहा है कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुआ था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच के नवाब के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब? तो 23 जून 1757 ईस्वी को। इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज को की गठन की कल्पना की थी? देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है, कल्पना की बात की जा रही है। सबसे पहले किसने कल्पना की थी? तो आपके पास ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, दूसरा ऑप्शन है रास बिहारी बोस ने, तीसरा है मोहन सिंह, चौथा कौन सा हो गया? लाल हरदयाल। तो दोस्तों, जो आज़ाद हिंद फौज थी इसकी गठन की कल्पना किसने की थी? तो मोहन सिंह के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है कि किसने कल्पना की थी? तो किसने की थी? मोहन सिंह ने की थी, ठीक है। लेकिन यदि कहे कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल इनमें से किस देश में लागू नहीं है? ठीक है, यहाँ देखिए लागू नहीं है कह रहा है, तो किस देश में क्योटो प्रोटोकॉल लागू नहीं है? आपके पास ऑप्शन है USA, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया? इंडोनेशिया। तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में जो USA होगा इसमें क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है वो लागू नहीं होता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनेशिया इन तीनों में जो है क्योटो प्रोटोकॉल लागू होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? दोस्तों, जो रेड क्लिफ रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, यानी कि ऑप्शन में बी इस प्रश्न का आंसर होगा। भारत और किसके बीच में? पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेड क्लिफ रेखा है? अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न कह रहा है कि GPRS का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, GPRS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जनरल पेमेंट रेडियो सर्विसेज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा कि GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल पेमेंट रेडियो सर्विसेज, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 14वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ शामिल है? आपके पास ऑप्शन है 4, दूसरा है 7, तीसरा है 5 और छठा कौन सा हो गया? 6, चौथा कौन सा हो गया? 6। तो दोस्तों, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है इसमें कुल 6 अनुसूचियों को शामिल की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है 15वां प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है केरल में, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु में, तीसरा है गोवा में और चौथा कौन सा हो गया? ओडिशा में। तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में जो मीनाक्षी मंदिर हो जाएगी वो तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा कि तमिलनाडु में कौन सी मंदिर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न है, घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? ठीक है, तो घेंघा का जो विकार होता है किसकी कमी से होती है? पोटेशियम की कमी से, सोडियम की कमी से, आयोडीन की कमी से या कैल्शियम की कमी से? तो दोस्तों, जो घेंघा का विकार होता है वो किससे संबंधित होता है? आयोडीन की कमी से होती है घेंघा का रोग। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सुपर कंप्यूटर नहीं है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन देखिए इका है, दूसरा ऑप्शन है PDA, तीसरा ऑप्शन है परम और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया? क्रैक 3। तो दोस्तों, जो हमारे पास PDA है ये सुपर कंप्यूटर नहीं है, जबकि एका, परम और क्रैक 3 ये सभी जो है सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों को तीर्थ स्थलों से नहीं, यानी कि बौद्ध के तीर्थ स्थल किस नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन में बोध गया, दूसरा है सारनाथ, ये तीसरा कुशीनगर और चौथा कौन सा हो गया? ग्वालियर। तो दोस्तों, जो ग्वालियर है ये बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में नहीं जाना जाता है, जबकि बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर ये तीनों जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है सामवेद, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा कौन सा हो गया? ऋग्वेद। दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी जो होगा मुंडक उपनिषद जो है ये अथर्ववेद से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न होगा आज की इस फर्स्ट सेट का, यानी कि छठा सेट का अंतिम प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, आपके पास ऑप्शन नाइट्रोजन, दूसरा है फिटकिरी, तीसरा है सोडियम और चौथा कौन सा हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन होगा फिटकिरी, यानी कि फिटकिरी जो होती है वो जल के शुद्धिकरण के रूप में इसका प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये है सेट नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है। इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी?
दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपके पास ऑप्शन है चंपारण, दूसरा है बारदोली, तीसरा है खेरा, चौथा कौन सा हो गया? अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो दोस्तों इसमें जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी वो बारदोली सत्याग्रह में दी गई थी, वहाँ की महिलाओं के द्वारा इसे सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो होगा आउटपुट उपकरण नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शन में जो होगा आउटपुट उपकरण होगा लेकिन एक में उपकरण नहीं होगा। तो कौन सा जो है आउटपुट उपकरण नहीं है वो हमको चूज करना है। तो ऑप्शन देखिए, प्रिंटर है, दूसरा है प्रोजेक्टर, तीसरा है मॉनिटर और चौथा कौन सा है? स्कैनर। तो दोस्तों जो प्रिंटर और प्रोजेक्टर मॉनिटर होता है ये सभी क्या होती है? आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, लेकिन स्कैनर जो होती है ये इनपुट डिवाइसेस हैं, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कैनर इस प्रश्न का आंसर होगा कि ये जो है आउटपुट उपकरण नहीं है। कौन सा? स्कैनर नहीं है, जबकि ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो सूर्य होती है उसके चक्कर लगाते हैं छोटे छोटे चट्टान होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे क्या बोलते हैं? उल्का पिंड के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, उल्का पिंड। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूफ इनमें से किस देश से संबंधित है? देखिए आपके पास ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा है ब्राज़ील, चौथा कौन सा है? नीदरलैंड। तो दोस्तों जो फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी थे जोहान क्रूफ, ये कहाँ के संबंधित है? नीदरलैंड के खिलाड़ी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है वजीर खान, दूसरा ऑप्शन है नूरजहां, तीसरा है टोडरमल और चौथा कौन सा हो गया? अबुल फजल। तो दोस्तों जो अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे यानी कि वित्त मंत्री थे वो कौन थे? टोडरमल थे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम प्रश्न पूछे जा चुके हैं ये वाला, कि अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री कौन थे? तो आपको बताना होगा कि टोडरमल जो थे अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इंग्लिश में प्रश्न है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लेट बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब कि इनमें से कौन सा जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? ठीक है, तो हमको बताना है। ऑप्शन है धनुष, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, तीसरा है सूर्य और चौथा कौन सा है? अग्नि। तो दोस्तों जो हमारा धनुष है ये लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, जबकि सूर्य, पृथ्वी और अग्नि ये सभी जो है बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत आती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित NPK का क्या अर्थ होता है? यानी कि NPK मतलब क्या होता है? तो दोस्तों को बता दें, N मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, P मतलब क्या होता है? फास्फोरस होता है और K मतलब क्या होता है? पोटेशियम होता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि उर्वरकों के पैकेटों पर जो NPK अर्थ होता है उसका क्या मतलब होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, 8वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान, सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न से ही प्रश्न बन रहा है कि स्वदेशी आंदोलन कहाँ पे हुआ था। यदि आपसे पूछा जाए प्रश्न में कि स्वदेशी आंदोलन कहाँ पे हुआ था, आपको बताना होगा दोस्तों कि स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है हरा, सफ़ेद और पीला, दूसरा ऑप्शन है नारंगी, सफ़ेद और हरा, तीसरा ऑप्शन है लाल, हरा और पीला, चौथा कौन सा हो गया? लाल, हरा और सफ़ेद। तो दोस्तों जो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन हुए थे उसमें लाल, हरा और पीला रंग की जो है तिरंगे झंडे को बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जब भी आपको विकास बैंक दिया जाएगा तो आपको क्या करना होगा कि विश्व बैंक आंसर करना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा कि विश्व बैंक जो है ये अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः विश्व बैंक के रूप में जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अब जब मूल्यह्रास को घटाएंगे तो क्या होगा, वो क्या प्राप्त होगा? आपके पास ऑप्शन है निगम कर प्राप्त होगा, दूसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तीसरा है सकल घरेलू उत्पाद, चौथा कौन सा हो गया? राष्ट्रीय आय। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी हो जाए हमारा आंसर होगा कि जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। 11वां प्रश्न हमारा होगा कि भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित
प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो आपके पास ऑप्शन है मृदा भूगोल, दूसरा है जलवायु विज्ञान, तीसरा है जल विज्ञान, चौथा कौन सा हो गया भू आकृति विज्ञान। तो दोस्तों जो भारतीय भूगोल होती है इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो भू आकृति विज्ञान का अंतर्गत इसका हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 12वां प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता है, समानता एवं बंधुत्व है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये लिया गया कहाँ से? फ्रांस के संविधान से लिया गया। आप इसे याद रखेंगे कि फ्रांस के संविधान से जो है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के लिए तहत प्रदान किया गया है? तो दोस्तों जीने का अधिकार जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि जीने का अधिकार से संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 21। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अलोह धात्विक खनिज नहीं है? ठीक है, देखिए आप नहीं कह रहा है कि इनमें से कौन सा अलोह धात्विक खनिज नहीं है। आपके पास ऑप्शन है अभ्रक, दूसरा है तांबा, तीसरा है बॉक्साइट, चौथा कौन सा होगा? लेड। तो दोस्तों जो अलोह धात्विक खनिज होती है वो कौन सी होती है? अभ्रक जो होती है वो अलोह धात्विक खनिज नहीं होती है, जबकि तांबा, बॉक्साइट और लेड ये सभी जो होती है अलोह धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो है नीति निर्देशक तत्व जो होती है ये कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व किस संविधान में? तो भारतीय संविधान में ली गई है आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है लॉर्ड लिटन, चौथा कौन सा हो गया? लॉर्ड वेलिंगटन। तो दोस्तों जो भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम है इसको लॉर्ड लिटन के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि लॉर्ड लिटन के द्वारा ही भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम को पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है? तो आपके पास ऑप्शन है एथिलीन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है ऑक्सीन और चौथा कौन सा हो गया? साइटोकाइनिन। तो दोस्तों जो ऑक्सीन हो जाएगी इस प्रश्न का आंसर, कि ऑक्सीन जो होती है पादप हार्मोन होते हैं, इसकी सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों में मिलते हैं, क्या मिलते हैं दोस्तों? आपके पास ऑप्शन है शिवालिक, दूसरा है नीलगिरी, तीसरा है अमरकंटक, चौथा कौन सा हो गया? मैकाल। तो दोस्तों जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है इसमें क्या मिलती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। कौन सा? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसे देख करके लाभ उठा सके। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। देखिए आपके पास ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, दूसरा है राजा राममोहन चोल, राजा राज चोल, तीसरा है आदि शंकर, चौथा कौन सा? अच्युत देव राय। तो दोस्तों जो विजयनगर राजवंश के शासक थे जो 16वीं शताब्दी में शासन किया था उनका नाम क्या था? अच्युत देव राय था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका प्रश्न का आंसर होगा कि विजयनगर राजवंश के शासक थे अच्युत देव राय, जिन्होंने क्या की थी? 16वीं शताब्दी में शासन किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? ठीक है, तो क्रिप्स मिशन को भारत किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भेजा था? आपके पास ऑप्शन है मार्गरेट थैचर, दूसरा है विंस्टन चर्चिल, तीसरा है बेंजामिन डिसरायली, चौथा है रॉबर्ट वॉलपोल। तो दोस्तों जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, इसने क्या किया था? क्रिप्स मिशन को भारत भेजे थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा सेट नंबर 2 भी यहीं समाप्त होती है, सेट नंबर 7 यहीं समाप्त होती है। अब बढ़ेंगे हम लोग सेट नंबर 8 की ओर। सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न हमारा होगा, तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराजा ने करवाया था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है भगवान मधुगुण मंदिर, दूसरा है नागनाथ स्वामी मंदिर, तीसरा ऑप्शन है तिरुमान नेजरी मंदिर, चौथा कौन सा हो गया? बृहदेश्वर मंदिर।
तो दोस्तों जो तंजावुर का शासक मंदिर था उसमें चोल वास्तुकला का उदाहरण जो है वो विंध्येश्वर मंदिर में है, जिसका निर्माण सम्राट राज राजा ने करवाया था। तो दोस्तों यदि आपको यदि एग्जाम में पूछा जाए कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको बताना होगा कि राज राजा ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले जो भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था कब, 1913 ईस्वी में, उनका नाम क्या है, तो फ्रेंड्स उसका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे कि 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए, किसके लिए, तो गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब, 1913 ईस्वी में, किसे, तो गीतांजलि पुस्तक के लिए किसे, रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था किस क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में लिफो का पूर्ण रूप होता है। ठीक है, लिफो क्या होता है दोस्तों, तो लिफो का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है लास्ट, एल से लास्ट हो गया, ई से क्या होता है इन होता है, एफ से क्या होता है फर्स्ट होता है, और आउट से क्या होता है आउट होता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा कि कंप्यूटर के क्षेत्र में लिफो जो होती है वो क्या होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है, चौथा प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, तो कौन सी एक कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, आपके पास ऑप्शन है इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट, दूसरा है डेटा स्टोरेज, तीसरा है एक्यूरेसी, चौथा कौन सा हो गया, स्पीड। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है ये कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, जबकि डाटा स्टोरेज, स्पीड और एक्यूरेसी ये तीनों जो है ये कंप्यूटर की विशेषता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा कौन सा है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में जो हमारा तमिलनाडु हो जाएगा। जो मधुमलाई जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है, यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, छठा प्रश्न कह रहा है कि भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था। तो कब किया गया था, 1967 में पहली बार किया गया था, कहाँ पे किया गया था, वही हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों। प्रश्न देखिए, पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा है अहमदनगर, तीसरा औरंगाबाद, चौथा कौन सा हो गया इलाहाबाद। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में जो अहमदाबाद होगा यहीं पर इसका स्टेशन का स्थापना की गई थी, कौन सी, तो दूरसंचार अर्थ स्टेशन यहीं पर स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता गुजरात में पाया जाता है, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता जो है गुजरात में पाई जाती है। तो पहला है बालाथल, दूसरा है खाटिया, तीसरा है मांडा और चौथा कौन, धोलावीरा। तो दोस्तों जो गुजरात में पाई जाती है कौन सी पाई जाती है, धोलावीरा जो है ये गुजरात में पाई जाती है, जो हड़प्पा सभ्यता का एक अंग है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न कह रहा है कि श्रीहरिकोटा से PSLV-70 द्वारा एक डैश उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था। पहला ऑप्शन है मौसम, दूसरा ऑप्शन है पिको, तीसरा है संचार और चौथा ऑप्शन कौन सा है नैनो। तो दोस्तों जो श्रीहरिकोटा है यहाँ से क्या होती है, जो मिसाइल लॉन्च होती है उपग्रह लॉन्च होती है वो कौन सा उपग्रह था, संचार उपग्रह था, कौन सा, तो GSAT-12 जो एक संचार उपग्रह है जो श्रीहरिकोटा से PSLV-70 द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जानते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए माउंट एटना, दूसरा स्ट्रोम्बोली, तीसरा ऑप्शन है कोटोपैक्सी, चौथा कौन सा हो गया माउंट वेसुवियस। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्ट्रोम्बोली ये सक्रिय ज्वालामुखी है जो भूमध्य सागर को लाइट हाउस के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये आपसे प्रश्न पूछे कि स्ट्रोम्बोली किस प्रकार की ज्वालामुखी है, तो दोस्तों आपको बताना होगा कि स्ट्रोम्बोली जो है एक प्रकार की सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आती है कौन सी, स्ट्रोम्बोली। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का क्या कारण है। ठीक है, तो भारतीय संविधान जो एक गणतांत्रिक संविधान है, ठीक है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो पहला ऑप्शन देखिए इसमें अधिकार विधेयक शामिल है, दूसरा है कोई वंशानुगत राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, तीसरा ऑप्शन इसमें वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है, चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, इसमें निर्वासित संसद का प्रावधान शामिल है। तो दोस्तों जो गणतांत्रिक होने का कारण है वो कौन से, कि इसमें जो कोई वंशागत राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, यानी कि पहले ज़माने में क्या होता था, जो किसी का वंश होता है, यदि किसी का दादाजी कोई वंश के शासक बन गए तो उसके
बेटा, फिर उसके बाद उसके बेटा, यानी कि वंश के साथ साथ उसका जो है शासनकाल बढ़ते जाता था। लेकिन इसमें क्या है, जो गणतांत्रिक है इसमें क्या होती है, इसमें वंशानुगत राष्ट्राध्यक्ष नहीं होता है। इसलिए ये जो होती है भारत के संविधान में गणतांत्रिक होने का एक प्रमुख कारण यही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो किसके विरोध में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों को बता दें, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि किसके विरोध के कारण से ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो पहला ऑप्शन देखिए भारतीय रक्षा अधिनियम, दूसरा है रॉलेट अधिनियम, तीसरा है माउंट चेम्सफोर्ड अधिनियम सुधार और मॉनले मिंटो सुधार। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन में बी हो जाएगा कि रॉलेट अधिनियम जो है इसी के तहत जो होती है, इसी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग जो हत्याकांड किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। गोलियां किसने चलवाई थी, तो जनरल ओ डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। कहाँ पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड में। दोस्तों जलियांवाला बाग कहाँ पे है, तो पंजाब के अमृतसर में स्थित है जलियांवाला बाग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमने जो आपको पहले ही बताया रखा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। मैंने आपको पहले ही सेट में बताया रखा था कि द्वितीय जो है किस पर आधारित है, तो पीसी महालनोबिस पर आधारित है। कौन सा, द्वितीय। और पहला कौन सा हो गया, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। पहला पंचवर्षीय योजना जो होती है, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो आपको बताना होगा कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है पहली पंचवर्षीय योजना। और वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो किस मॉडल पर आधारित है, पीसी महालनोबिस के आधार पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए नहीं लगा रखा है, यानी कि कौन सी जो है गर्म पानी की धारा नहीं है, यानी कि 3 ऐसी धारा होगी जो गर्म पानी की धारा होंगी, जबकि एक धारा नहीं होगी। तो कौन सी नहीं है यही हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए हम्बोल्ट धारा, दूसरा है कुसुक्यो धारा, तीसरा है त्सुशिमा धारा और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, अलास्का धारा। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि हम्बोल्ट धारा जो है ये गर्म पानी की धारा नहीं है, जबकि कुसुक्यो धारा, त्सुशिमा धारा, अलास्का धारा, ये तीनों धारा जो होती है ये गर्म पानी की धारा है। लेकिन हम्बोल्ट धारा क्या है, एक ठंडी जल धारा है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी है जल धारा ठंडी है, कौन सी गर्म है। तो आपको बताना होगा कि कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, मैंने आपको पूरी बता दिया है। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब अस्थायी बंदोबस्त लागू हुई थी तो उस समय वर्धमान के राजा कौन थे। ठीक है, देखिए अबू रे थे, तेजचंद थे, संगम राय थे या मेहताब चंद थे। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर बी है तंजचंद, ये जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। जो अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन थे, तेजचंद थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती है। ठीक है, तो कृषि नहीं की जाती है उसे क्या बोलते हैं। तो यदि हम क्या करते हैं कि गांव घर में आप लोग देखे होंगे, जब हम कोई खेत होता है जिसमें हम कई दिनों से कोई भी फसल नहीं लगाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पड़ती भूमि बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो कोई भूमि खाली पड़ा हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पड़ती भूमि बोलेंगे। और बंजर भूमि किसे बोलेंगे दोस्तों, तो बंजर भूमि उसे बोलेंगे कि कोई भूमि है वहाँ पर कोई फसल उगता ही नहीं है, तो उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, बंजर भूमि कहेंगे। लेकिन फसल उगता है लेकिन हम कोई कृषि उस पर नहीं करते, कोई फसल नहीं लगाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पड़ती भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम भंडार में से एक है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास ऑप्शन है देखिए, तुम्मापल्ली खदान, दूसरा है नरवाहापर खदान, तीसरा है जादूगोरा खदान, चौथा कौन सा हो गया, भतीन खदान। तो दोस्तों कह रहा है कि भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान। ठीक है, तो दुनिया की सबसे बड़ी कह रही है तो कौन सा हो गया, तुम्मापल्ली खदान जो हो जाएगी, ये दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम भंडार में से एक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का मंत्री महिमा मंडल नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है हस्तकरघा, दूसरा चरखा, तीसरा चौक और चौथा कौन सा हो गया, स्पैनिंग जेनी। तो दोस्तों स्पैनिंग जेनी इस प्रश्न का आंसर नहीं होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा चरखा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है चरखा इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी कि चरखा जो है ये मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने का जो है ये मानव समाज का प्रतीक बन गया था, कौन सा, चरखा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी पूंजी यानी कि कैपिटल रेसिप्ट का हिस्सा नहीं है।
तो आपके पास ऑप्शन है कर, दूसरा है ऋण की वसूली, तीसरा है उधार, चौथा कौन सा गया विनिवेश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर हो जाएगा। ये पूंजी प्राप्ति जो है कैपिटल रिसिप्ट होती है, कर जो होती है वो इसका हिस्सा नहीं होती, जबकि ऋण की वसूली, उधार और विनिवेश ये तीनों जो होती है ये इसकी पूंजी प्राप्ति का हिस्सा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां प्रश्न। उत्पादन के प्रति यूनिट कुल लागत के नाम से किसे जानते हैं। तो पहला देखिए ऑप्शन है औसत उत्पादन, दूसरा ऑप्शन है औसत स्थिर लागत, तीसरा है औसत लागत, चौथा कौन सा हो गया औसत प्रतिवर्ती लागत। तो दोस्तों ये जो है औसत लागत हो जाएगी इस प्रश्न का आंसर, यानी कि उत्पादन के प्रति यूनिट कुल लागत के नाम से इसे जानते हैं, औसत लागत के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट स्टैटिक जीके सेट 8 का लास्ट प्रश्न देखेंगे। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। पहला ऑप्शन है चेन्नई बंदरगाह, तीसरा है कांडला पोर्ट, चौथा है विशाखापट्टनम बंदरगाह, चौथा कौन सा गया पारादीप बंदरगाह। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई बंदरगाह है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का आंसर होगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं सेट नंबर 9 की ओर, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में सेट नंबर 10 तक बताने वाले हैं। तो ये जो होगा सेट नंबर 9 होगा। आप लोग इसे धैर्यपूर्वक देखते रहिए, जो आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। ठीक है, तो किसका संबंध जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। पहला ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, दूसरा है न्यू डील, तीसरा ऑप्शन कौन सा साइमन कमीशन, चौथा कौन सा हो गया बेबल प्लान। तो दोस्तों जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है वो कौन सा हो जाएगी न्यू डील जो है ये भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है, जबकि क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन और बेबल प्लान जो है ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दोस्तों महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ पर उन्होंने एक अखबार शुरू किया था, उसका नाम क्या है वो हमको बताना है। पहला देखिए इंडियन ओपिनियन, दूसरा है नेशनल हेराल्ड, तीसरा है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, चौथा कौन सा है कॉमनवेल्थ। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे वहाँ उन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम की एक जो अखबार की शुरुआत की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा कि नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केंद्र कला का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स यानी कि ब्रिक्स का समूह नहीं है। देखिए दोस्तों ब्रिक्स जो होती है एक संस्था होती है, इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं। बी से क्या हो गया ब्राज़ील हो गया, ठीक है, आर से क्या हो गया रूस हो गया, आई से क्या दोस्तों सॉरी आर से रूस हो गया, आई से कौन सा इंडिया हो गया, सी से क्या होता है चाइना होता है, और एस से क्या होता है साउथ अफ्रीका होता है, नहीं दक्षिण अफ्रीका होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि कौन सा देश जो होती है इस ब्रिक्स में शामिल नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन देखिए दक्षिण अफ्रीका है ही, उसके बाद ब्राज़ील है ही, तीसरा भारत है ही, लेकिन श्रीलंका जो दोस्तों ये ब्रिक्स में शामिल नहीं है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा कि ब्रिक्स में श्रीलंका शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य जो है स्ट्रेट अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सी जो जलडमरू मध्य जोड़ती है। तो पहला ऑप्शन है मलक्का जलडमरू मध्य, दूसरा है डॉर्डेनेलिज जलडमरू मध्य, तीसरा है पाक जलडमरू मध्य, और चौथा कौन सा हो गया मैगलेन जलडमरू मध्य। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मैगलेन जो है जलडमरू मध्य जो है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ती है। तो मैगलेन जलडमरू मध्य जो है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। ठीक है, तो कौन सा स्थानीय नाम नहीं है, यानी कि 3 नाम सही होंगे, एक नाम गलत होंगे, तो कौन सा गलत है हमको चूज करना है। ठीक है, पहला देखिए केरल की अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ और महाराष्ट्र की सहादिया पहाड़ियाँ, दोस्तों ये भी सही है। लेकिन जो तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ है ये जो है पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है, जबकि केरल की अन्नामलाई पहाड़ियाँ बिल्कुल सही है, कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियाँ ये भी सही है, और महाराष्ट्र की सहादिया पहाड़ियाँ ये सभी नाम हैं, जबकि तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ ये नाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेटराइट मिट्टी डैश वाले क्षेत्र में विकसित होती है। तो पहला ऑप्शन देखिए उच्च तापमान एवं भारी वर्षा,
दूसरा उच्च तापमान एवं निम्न वर्षा, तीसरा है निम्न तापमान एवं भारी वर्षा, चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया निम्न तापमान एवं मध्यम वर्षा। तो दोस्तों जो लेटराइट मिट्टी होती है उसमें क्या होती है उच्च तापमान एवं भारी वर्षा के कारण जो होती है वो विकसित होती है, यानी कि सात का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए C++ जो लैंग्वेज होती है, फोर्ट्रेन हो गया, HTML हो गया और SQL हो गया। तो दोस्तों जो वेब पेज होता है इसको हम क्या करते हैं HTML के भाषा में लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा कि वेब पेज को किस भाषा में लिखा जा सकता है HTML के भाषा में लिखा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है। दोस्तों जो शोभना नारायण है ये किस शैली से संबंधित है, देखिए भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथक है और कथकली है। तो दोस्तों जो हमारा कथक हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, यानी कि पर जो शोभना नारायण है ये किससे संबंधित है कथक से नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों सेट नंबर 9 का 10वां प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC के अस्थायी सदस्य का कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो दोस्तों अभी जो हाल ही में भारत बने थे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, इसे कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो कुल 2 वर्षों के लिए इसे निर्वाचित की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा कि UNSC के अस्थायी सदस्य जो होती है केवल 2 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है। तो देखिए तालू को कहते हैं, फेफड़ा, जीभ और कंठ या टेटुआ। तो दोस्तों जो हमारा कंठ और टेटुआ हो जाएगा इसे एडम का एप्पल भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर है। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग पॉइंट है दोस्तों, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो में पाए जाने वाला विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ एक विशाल क्या था। तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार है उसकी आकृति किस प्रकार की, वही प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है वृत्ताकार टैंक है, दूसरा है बेलनाकार टैंक है, तीसरा ऑप्शन है त्रिभुजाकार टैंक है और चौथा कौन सा हो गया आयताकार टैंक है। तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार है वो किस प्रकार का है, तो आयताकार टैंक के रूप में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक, यानी ऑप्शन नंबर बी इस पुस्तक का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है। दोस्तों इस प्रश्न को आप संभल के याद रखिएगा, जब भी इसमें भारतीय नहीं लगा रहेगा ना तो आपको क्या करना होगा एनी बेसेंट लगाना होगा, ठीक है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सिर्फ कहे तो आपको एनी बेसेंट लगाना होगा, लेकिन जैसे ही इसमें भारतीय महिला लगा दी ना, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला यदि कहे तो आपको क्या करना होगा, उसके बाद आंसर आपको लगाना होगा सरोजनी नायडू, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, जब आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो आपको क्या करना होगा एनी बेसेंट में लगाना होगा, लेकिन जैसे ही आपको भारतीय इसमें जोड़ दिया जाए यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कहे तो आपको क्या करना होगा सरोजनी नायडू में टिक करना होगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा इस वक्त ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल जहन में आ रही होगी और आप इस वीडियो को देख करके बहुत ही लाभ उठा रहे होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उस प्रसिद्ध जैव विज्ञानी का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए जोहान ग्रेग मेंडल, दूसरा अर्नेस्ट हैकल, चौथा कार्ल लिनियस, चौथा कौन सा हो गया चार्ल्स डार्विन। तो दोस्तों जो चार्ल्स डार्विन है इससे संबंधित कौन सा गैलापागोस नाम। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों बहुत ही बड़ा प्रश्न है, जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी थे उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो पहला ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, दूसरा है आचार्य नरेंद्र देव, तीसरा ऑप्शन कौन सा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी थे इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही जवाब। आचार्य नरेंद्र देव जो थे ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था। तो देखिए दोस्तों जो नई दिल्ली में कहाँ इंडिया गेट है, दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बनता है कि इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना होगा कि इंडिया गेट जो है ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। ये बात पहली हो गई। तो नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो किसने तैयार किया था एडविन लुटियंस ने तैयार किया था, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे कि एडविन लुटियंस के द्वारा नई दिल्ली में
इंडिया गेट का डिजाइन जो तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा बंदरगाह ऐसा है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, वही हमको चूज करना है। पहला देखिए तूतीकोरिन है, दूसरा है कांडला, तीसरा है पारादीप, चौथा कौन सा हो गया हांडिया। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो हमारा कांडला होगा ये पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, जबकि तूतीकोरिन, पारादीप और हल्दिया ये सभी जो दोस्तों ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो टकला मकान मरुस्थल है किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन देखिए इराक में, दूसरा है यमन में, तीसरा है मंगोलिया, चौथा कौन सा है चाइना। तो दोस्तों आपको बता दें जो टकला मकान मरुस्थल है ये कहाँ पाई जाती है, चाइना मरुस्थल में, चाइना देश में पाई जाती है। कौन सी मरुस्थल, टकला मकान मरुस्थल, ठीक है। दोस्तों आज की सेट नंबर 9 का लास्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या रहा है कि गल्फ स्ट्रीम डैश की खाड़ी से निकलती है। तो दोस्तों जो गल्फ स्ट्रीम है वो किस खाड़ी से निकलती है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए कुवैत की खाड़ी, दूसरा है ओमान की खाड़ी, तीसरा है मैक्सिको की खाड़ी और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया सऊदी अरबिया। तो दोस्तों जो हमारा मैक्सिको की खाड़ी होगी उसी से क्या निकलती है, गल्फ स्ट्रीम निकलती है, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम किससे निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। जो दोस्तों जितने भी प्रश्न है ये सभी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। यदि आपको एक बार याद में नहीं रहे तो इस वीडियो का आप जरूर देखेगा, जिससे कि आपको निश्चित ही से फ़ायदा होगा। दोस्तों कई बार क्या होता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे जो है वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। तो दोस्तों उन सभी दोस्तों से हमसे हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों आप यदि इस वीडियो को देखते हैं, यदि आपको पसंद आती है तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे दोस्तों हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए इसी तरह मेहनत करते रहें और आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो हमारा आज की इस प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ इसका उद्देश्यपूर्वक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है द क्लाइमेट प्रोजेक्ट, दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों इस पर आंसर जो हमारा डी हो जाएगा, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है इस प्रश्न का आंसर होगा कि इनमें से कौन सा जो था जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपूर्वक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों ये प्रश्न जो है ये एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं, तो ये आपके लिए एग्जाम में बहुत ही साबित अच्छा हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। तो किस वीडियो फाइल जो होती है दोस्तों इसका एक्सटेंशन कौन नहीं है। देखिए .avi, दूसरा .mov, तीसरा .mp4, चौथा .jpg। दोस्तों आप सभी ने सुना होगा जो वीडियो की फाइलें होती है mp4 होती है, MOV होती है, लेकिन JPG क्या होती है, एक ये इमेज का फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये इमेज का एक्सटेंशन होता है कौन सा, JPG। आप लोग सुने होंगे कि कई बार एग्जाम में क्या होता है कि हमें कहा जाता है कि इतना MB के बीच में आपको JPG फाइल में फ़ोटो को अपलोड करना है। तो JPG जो एक्सटेंशन होता है किसका होता है, ये फ़ोटो का यानी कि इमेज का एक्सटेंशन होता है। यानी कि इसमें क्या रहा है किसका एक्सटेंशन नहीं है वीडियो का, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। तो ग्रह की गति का नियम को किसने दिया था, तो केपलर के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा जोहान्स केपलर के द्वारा ग्रह की गति का नियम प्रदान किया गया था। देखिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। पहला है माल्टा, दूसरा है वेलेटा, तीसरा है सिसिली, चौथा कौन सा हो गया क्रेटे। तो दोस्तों जो भूमध्य सागर में सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा होगा, सिसिली महाद्वीप है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे कि भूमध्य सागर में सबसे स्थित जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा हो जाएगा, सिसिली द्वीप हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में किस संविधान से लिए गए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को ग्रहण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था। तो दोस्तों आपको पता होगा जो दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी, ठीक है, वहाँ जब लौटे थे तो सबसे पहले जो किस सार्वजनिक
विश्वविद्यालय में उन्होंने भाषण दिया था, तो वो उस विश्वविद्यालय का नाम क्या था? देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय। तो दोस्तों आपको बता दें, जो दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी लौटे थे, सबसे पहले क्या किया था उन्होंने? बनारस यानी कि BHU जो हमारा दोस्तों BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसी में उन्होंने क्या कहा था? सबसे पहले अपना भाषण दिए थे। कब? जब दक्षिण अफ्रीका से 1916 में वापस लौटे थे। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी क्यों दी गई थी, यह प्रश्न कह रहा है। तो पहला देखिए ऑप्शन है चटगांव शस्त्रागार छापा के लिए, दूसरा है काकोरी ट्रेन डकैती के लिए, तीसरा है मेरठ षड्यंत्र के लिए, चौथा कौन सा हो गया? लाहौर षड्यंत्र के लिए। तो दोस्तों जो राम प्रसाद बिस्मिल है, इसको दिया गया था फांसी काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। उन्होंने क्या किया था? काकोरी में जो है ट्रेन डकैती की थी। दोस्तों इसका नाम अब नया बदल चुका है, इसका नाम हो चुका है काकोरी ट्रेन एक्शन हो चुका है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे कि काकोरी ट्रेन डकैती का नाम जो है हाल ही में इसे चेंज करके क्या रखा गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 8वां प्रश्न क्या है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन का स्थापना 1923 में हुई थी, जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। यानी कि इंटरपोल का पूर्ववर्ती कौन सा जगह? वियना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन का स्थापना 1923 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? वियना में हुई थी। ठीक है, वियना में हुई थी। यानी कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको बताना होगा दोस्तों, वियना में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। कह रहा है कि कौन सा मुगल स्मारक मतलब कौन सी हुआ? इनमें से जितने भी मुगल स्मारक है वो किसने बनाए थे? मुगलों के शासनकाल में बनाए गए थे। ठीक है, तो कह रहा है कि उस्ताद अहमद लाहौरी। दोस्तों ये नाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस इतिहास में इसी नाम को याद रखते हैं। उस्ताद अहमद लाहौरी जो है के द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर में घोषित किया है। ठीक है, दोस्तों आपको बता दें, जो उस्ताद अहमद लाहौरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि ताजमहल का डिज़ाइन किया था। ठीक है, कई बार एग्जाम ये भी प्रश्न पूछता है कि ताजमहल का डिज़ाइन किसने किया था, तो आपको बताना होगा दोस्तों कि उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा ताजमहल डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, लेकिन आपसे ये प्रश्न पूछे कि ताजमहल को बनवाया किसने था, तो आपको बताना होगा कि मुगल सम्राट थे, शासक थे शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की यादों में, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? ताजमहल को बनवाया था। किसके द्वारा? तो उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा इसे बनाया था। ठीक है, इसे आप जहर में रखेंगे, बहुत ही खास प्रश्न है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि कक्षा में प्रक्षेपित किए जाने वाले भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। जो पहले भारतीय उपग्रह थे उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, देखिए आर्यभट्ट दे रखा है, दूसरा है कल्पना, तीसरा है भास्कर, चौथा कौन सा होगा? रोहिणी। तो दोस्तों जो भारत का पहला उपग्रह था वो कौन सा था? आर्यभट्ट था। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये भारत का पहला है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में जो पहला होता है ना दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इससे आपको याद रखना ही होगा कि भारत का पहला जो उपग्रह था कौन सा था? आर्यभट्ट था। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होंगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न होगा दोस्तों आज के सेट नंबर 10 का, यानी कि सेट 10 लास्ट सेट होगा हमारा। यानी कि हमने अभी पार्ट ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 1 हमने 1 से लेकर के 5 सेट को डिस्कस किया है, और उसका PDF भी मैंने आपको टेलीग्राम में दे दिया है। ठीक है, ये दूसरा पार्ट होगा जिसमें हम 6 से लेकर के 10 सेट को डिस्कस करने वाले हैं, और इसका PDF भी आपको हम टेलीग्राम में दे देंगे। यदि आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो क्या कर रहे हैं आप दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, जहाँ से आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF नोट्स और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, वो भी फ्री में। ठीक है दोस्तों, हाँ जी हाँ दोस्तों, फ्री में। 11वां प्रश्न देखिए, भारतीय सरकार के द्वारा BCG टीकाकरण और TB उपचार को शामिल करते हुए जिला TB सेंटर मॉडल के रूप में वर्ष कितने में नेशनल TB प्रोग्राम लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो उतना नहीं पढ़ना दोस्तों, बस इतना पढ़ना है कि नेशनल TB प्रोग्राम लॉन्च कब किया गया दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोई भी जो योजना होती है वो नेशनल लेवल पर योजना होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो आपके लिए देखिए प्रश्न कह रहा है कि नेशनल TB प्रोग्राम लॉन्च कब किया गया था। आपके पास ऑप्शन 1962 में, दूसरा 1961 में, तीसरा 1960 में, चौथा कौन सा हो गया? 1963 में। ठीक है, तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि 1962 हो जाएगी। 1962 ईस्वी में नेशनल TB प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो 1962 ईस्वी में नेशनल TB प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, आप इसे याद रखेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से
की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी स्थान है ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि विशिष्ट रेलगाड़ी किससे जा सकते हैं, तो पहला ऑप्शन देखिए बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन, दूसरा है बुद्धिस्ट ट्रेन, तीसरा ऑप्शन है बुद्ध एक्सप्रेस स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन, तीसरा है, चौथा कौन सा हो गया बुद्धिस्ट टूरिस्ट ट्रेन। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन जो होगी इस प्रश्न का आंसर होगा, जो लुम्बिनी बोध गया सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा के लिए विशिष्ट रेलगाड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तंदू अमलतास बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार के वन में ये जो पेड़ है तंदू अमलतास और बेल पाए जाते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, दूसरा है आर्द्र पर्णपाती वन, तीसरा है मोंटेने वन, चौथा कौन सा हो गया शुष्क पर्णपाती वन। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि शुष्क पर्णपाती वन में पाई जाती है कौन सी, तेंदू अमलतास और बेल सामान्य पेड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा है केरल के अप्रवाही जल, तीसरा है कच्छ की खाड़ी, चौथा कौन सा अंडमान द्वीप। तो दोस्तों जो काला पानी कहते हैं किसे कहते हैं, तो अंडमान द्वीप को काला पानी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है कि उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देता है। दोस्तों इसे क्या कहते हैं हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूप में जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां प्रश्न कह रहा है कि कुतुब मीनार के पास स्थित मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। ठीक है, तो कुतुब मीनार जो है उसके पास एक मस्जिद है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग मानते हैं कि ये दिल्ली में बनने वाला पहली मस्जिद थी, तो उसका नाम क्या है। ठीक है, कौन सी मस्जिद थी, तो पहला ऑप्शन देखिए शाही अतला मस्जिद, दूसरा है नाखुदा मस्जिद, तीसरा है अदीना मस्जिद, चौथा कौन सा हो गया कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। तो दोस्तों इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो है ये दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है, ऐसा माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, किस नदी को पीली नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पीली नदी लिखा हुआ दोस्तों, किस नदी को पीली नदी के नाम से जानते हैं, तो पहला है होंगहो, दूसरा है यांगसी, तीसरा है मेकांग, चौथा कौन सा हो गया आमूर। तो दोस्तों जो पीली नदी होती है उसे क्या बोलते हैं, हुआंगहो नदी के नाम से जानते हैं। किसे, पीली नदी को हुआंगहो नदी के नाम से जाना जाता है, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोग अपनी वीडियो के लास्ट पायदान पर पहुंचने वाले हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप द्रव अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों बच्चा को पता है कि कमरे के ताप द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो कौन सी पाई जाती है, पारा पाई जाती है, पारा धातु। ठीक है, पारा धातु जो होती है दोस्तों ये कमरे के ताप द्रव अवस्था में पाई जाती है। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे, यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हमसे गलती हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था डैश अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए निर्दिष्ट अर्थव्यवस्था, दूसरा है बाजार अर्थव्यवस्था, तीसरा है पारंपरिक अर्थव्यवस्था, चौथा कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड जो अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे, यानी कि सेट नंबर 10 का लास्ट प्रश्न हमारा 20वां प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्लासी युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। अब इसमें प्रश्न कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था दोस्तों, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल अंडरस्टूड स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं और PDF भी तैयार करते हैं और आपको फ्री में देते हैं। तो दोस्तों आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी पता चले और वो भी देख करके लाभ उठा सके। तो दोस्तों हम मिल लेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और देखते हैं हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।